FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। FM लाइफलाइन के सभी श्रोताओं को अश्विनी कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम एक ऐसी बीमारी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं अपने कार्यक्रम में, जिसे कि अभी भी एक स्टिग्मा के तौर पर देखा जाता है। चाहे कितने वर्ष हो चुके हैं, मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, परंतु समाज में इस बीमारी के प्रति अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो आज की इस चर्चा से हम उन सभी भ्रांतियों को भी दूर करना चाहेंगे और इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर परमप्रीत सिंह खरबंदा, प्रोफेसर न्यूरोलॉजी, PGI चंडीगढ़। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अश्विनी जी, और शुक्रिया प्रसार भारती को मुझे ये मौका देने के लिए कि एपिलेप्सी या मिर्गी के बारे में लोगों की जानकारी थोड़ी बढ़ा सकूं। एपिलेप्सी मेरा स्पेशल फील्ड है। मैं जो PGI चंडीगढ़ में एक रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी क्लिनिक है उसको देखता हूं, एपिलेप्सी प्रोग्राम को। तो इसमें जैसे आपने कहा, काफ़ी लोगों के मन में शंकाएं होती हैं। आज हम कोशिश करेंगे इनको दूर करें। और 2 दिन पहले जैसे 10 तारीख को फरवरी को हमारा इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे भी था, तो उसके लिए भी हम ऐसे कई प्रोग्राम करते हैं। जी डॉक्टर खरबंदा, ये एपिलेप्सी कोई मानसिक बीमारी है, कोई मानसिक कमजोरी है, क्या है आखिर? परिभाषा या इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ये जो मिर्गी है या एपिलेप्सी जिसको कहते हैं, ये हमारे दिमाग के जो सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं या उनके जो कनेक्शन हैं उनमें एबनॉर्मल डिस्चार्ज आने के कारण होती है। जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस टाइप में, अगर सिंपली बात करें तो कम्युनिकेट करते हैं, वो नॉर्मल है। जब वो एकदम से जैसे वो स्पार्किंग हो जाए जिसको बोलो, या वो फैल जाए जो कि एबनॉर्मल है, उसके कारण मिर्गी के दौरे आते हैं। जी, तो इसका अभी जो प्रेवलेंस है वो क्या है? क्या आंकड़े कहते हैं कितने लोगों के बीच में है? भारतवर्ष में इसका प्रेवलेंस क्या है और क्यों इसके अवेयरनेस के प्रति हमें और कार्यक्रम करने चाहिए या अवेयरनेस के प्रति एक तरह से सेंसिटिव होना चाहिए? मिर्गी सेंसिटिविटी इसलिए चाहिए या बातें करनी इसलिए चाहिए, एक तो कारण ये है कि ये हमारे न्यूरोलॉजी में तकरीबन टॉप पे जो 1-2 डिजीज आती हैं, सिर दर्द, एपिलेप्सी, ये उनमें से है, बहुत कॉमन है। तकरीबन 8 से 10% लोगों को कभी ना कभी दौरा पड़ने की शंका हो सकती है। उनमें से सिर्फ 2-3% हैं जो कि जाके अल्टीमेटली एपिलेप्सी बनेगा। तो फिर भी अगर हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो उसमें काफ़ी लोग होंगे, मतलब लाखों से ऊपर लोग होंगे जिनको ये बीमारी है। तो इसलिए इसकी जानकारी और सही से इलाज होना बहुत ज़रूरी है। क्या हर दौरा मिर्गी होता है कि किसी और प्रकार के दौरे भी होते हैं, और इनके बीच में डिफरेंशिएट किस तरह से हो सकता है, और टाइप्स क्या होती हैं मिर्गी की? ये बहुत अच्छा सवाल है अश्विनी जी। इसमें पहली बात, नहीं, हर दौरा मिर्गी नहीं होता है, और ये तय करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा और लोगों ने सुना होगा, मिर्गी की दवाई लंबी चलती है। हाँ जी। वो डिपेंड करता है किस तरह की मिर्गी है, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को सालों साल। तो हम ये चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके सही डायग्नोसिस होना चाहिए कि वो जो दौरा है वो मिर्गी का ही है। सारी टेक्निकल बात तो नहीं कर सकते, पर मैं 1-2 चीज़ बताना चाहूँ जो कॉमन चीज़ें जो होती हैं कि जो मिर्गी के दौरे की तरह प्रेजेंट करती हैं। बेहोशी के साथ जैसे या कुछ है, उसमें कुछ हार्ट के जैसे रिदम प्रॉब्लम होती है, हार्ट की जो बीट है वो स्लो होने, फास्ट होने के कारण बेहोशी आ सकती है, जो कि मिर्गी के दौरे तरह लगता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि उससे पहले क्या सिम्टम थे, कैसे हुआ, किस सिचुएशन में हुआ। जिसको फेंटिंग बोलते हैं या मूर्छित हो जाना, वो भी कई बार मिर्गी जैसा दिखता है, उसमें झटके भी लग सकते हैं कभी कभी। और तीसरा जो कॉमन कारण है, जो कि मेंटल स्ट्रेस के कारण कई बार लोगों को ऐसे सिम्टम आते हैं। हालांकि मिर्गी जो है वो मानसिक या साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, पर जो स्ट्रेस के कारण दौरे आते हैं वो मिर्गी की तरह दिख सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजुअली हमारी होती है। मरीज अपनी तरफ से आके खुल के बता लें तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा। और एज अ डॉक्टर स्पेशलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको छान के निकालना कि इसमें कौन सा मिर्गी का है और कौन सा नहीं है। जी, और टाइप्स क्या रहती हैं मिर्गी की? मिर्गी की बहुत सारी टाइप हैं, क्योंकि हमारे जो मन में है, इवन जब हम ग्रो कर रहे होते हैं एज अ डॉक्टर, हमें एक ही दौरा समझ में आता है जिसमें लोग बेहोश हो जाते हैं और जोर से झटके लगते हैं, मुंह से झाग निकलता है, गिर जाते हैं। वो एक तरह का कॉमन दौरा है। लेकिन जैसे मेरा काम ही मिर्गी का है, मेरे लिए दौरे बहुत प्रकार के हैं। और ये बताना ज़रूरी इसलिए है कि सिर्फ ये लोग के दिमाग में नहीं जाना चाहिए कि अगर वो बड़े वाला दौरा नहीं पड़ा तो ये मिर्गी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मिर्गी के दौरे इतने सिंपल हो सकते हैं कि एक सिंगल झटका हाथ में लग गया,
गया हल्का सा स्कूल में बच्चे को, या 10 सेकंड के लिए बात करते करते कोई बच्चा गुम हो रहा है बीच में, वो भी एक तरह की मिर्गी है। एक है कि पूरा बेहोश नहीं है, आधा कंफ्यूज्ड है, मुंह चला रहा है जैसे कुछ खा रहा है। सो इस तरह के डिपेंडिंग अपॉन दिमाग की किस जगह से दौरा आ रहा है, सेंसेशन एबनॉर्मल हो सकती है, फीलिंग एबनॉर्मल हो सकती है। सो जो भी ब्रेन के पार्ट हैं जहां पे स्पार्किंग हुई है उस हिसाब से हो जाते हैं। कॉमनेस्टली मोस्ट ड्रामेटिक, जिसको हम जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर बोलते हैं, वो तो है ही, वो पहचानना ईजी है। लेकिन बताना ये है कि अगर ऐसी भी जो मैंने दूसरी चीज़ें बताई हों तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए। आपने कई तरह की बातें बता दी, इसमें जो हमारे लिसनर हैं उनके सुनने में और कितना ग्रास्प करते हैं वो थोड़ा सा गैप रह भी सकता है। तो मैं उसको दोहराना चाहता हूँ कि कुछ प्रकार आपने जो बताया कि थोड़ा सा गुम रहता है, एक तरफ को कोई एक कार्य करता रहता है, फिर थोड़ी देर के लिए सोचना बंद कर देता है। तो अभिभावकों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए ग्रोथ को बच्चे की। अगर इस तरह के सिम्टम्स उन्हें लगे तो क्या एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए कि इस तरह की जो बातें हैं जो माइल्ड हैं वो अपने आप ठीक हो जाती हैं? नहीं, देखो, कुछ ऐसे दौरे हो सकते हैं जो माइल्ड हों, उम्र के साथ हों, लेकिन आजकल हमारे पास पहुंच है डॉक्टरों के। सरकारी अस्पतालों में भी इंस्टीट्यूट्स हैं, खासकर जैसे हमारे शहर में काफ़ी हॉस्पिटल हैं। तो क्योंकि हम अपने मरीज़ नहीं सोच सकता कि किस चीज़ का इलाज करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाली बात हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। बेस्ट ये है कि अगर ऐसा आउट ऑफ नॉर्मल हो रहा है तो एक कंसल्टेशन तो ले ही लेनी चाहिए, चाहे जहाँ भी वो ले सकते हैं, नियरेस्ट उनके डॉक्टर हैं। और आगे अगर मुश्किल वाला काम है तो हमारे तक पहुँच जाएगा न्यूरोलॉजी, फिर जैसे मैं एपिलेप्सी एक्सपर्ट हूँ वहाँ भी आ जाता है, हमारे क्लिनिक्स होते हैं। जी। और मिर्गी होने के कारण क्या रहते हैं, किन किन कारणों से होती है? कोई आनुवंशिक भी, जेनेटिक भी होते हैं, चोट लगने के भी होते हैं, या कुछ और कौन कौन से कारण हमारे श्रोताओं के साथ आप शेयर करना चाहिए? बहुत सारे कारण हैं। अगर सिंपल वे में अगर हम सोचें तो जैसे दिमाग में चोट है एक तरह की, तो चोट है तो वहाँ पे स्कार बन गया, स्कार से बन गई मिर्गी। तो उस कारण में लिटरली चोट भी हो सकती है, हेड इंजरी। तो इसलिए हम सेव करते हैं लोगों को कि अपना ध्यान से रोड पे व्हीकल चलाइए। पैदा होते दौरान अगर ठीक तरह डिलीवरी नहीं हुई, उससे जो ब्रेन डैमेज हुआ वो भी एक कारण हो सकता है। ये दो कारण के बीच में आपको रोक रहा हूँ, एक लिसनर ऑनलाइन है, उसके बाद अन्य कारणों पर ज़रूर। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई से। जी राकेश जी, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर परमप्रीत सिंह खरबंदा, प्रोफेसर हैं न्यूरोलॉजी के PGI चंडीगढ़ से, और मिर्गी के ऊपर बात कर रहे हैं। अपना सवाल पूछें। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा ये प्रश्न है, जैसे मिर्गी के दौरे होते हैं, लेकिन अगर जिनको मिर्गी के दौरे अगर बचपन से हो तो उसका हम पता कैसे करते? क्योंकि कुछ लोग जो है, हमारे यहाँ एक पुरानी कहा होता है कि भाई इसको पंडित के पास जाने की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग जो है उसको जो है हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते क्योंकि वो पंडित के पास जाते हैं, लेकिन उनको मिर्गी के दौरे होते हैं, उनको कुछ अजीब अजीब सपने या कुछ दिखता है, लेकिन उनका जो है उनका कैसे उपचार किया जाए? कैसे हम पता कर सकते हैं कि किसी को मिर्गी का दौरा हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है। कुछ मैंने इंट्रोडक्शन में बताई हैं चीज़ें, वो भी आप ज़रूर सुनिएगा, पर फिर से मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ आपके क्वेश्चन को, कैसे पता लगेगा। तो एक जो हमने करना है अपनी तरफ से या मरीज़ की तरफ से या मरीज़ को जिसने देखा है उसकी तरफ से बिल्कुल सही तरीके से जब डॉक्टर को जाके बताना है क्या हुआ। उसमें आजकल बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो गया। जैसे सबके पास मोबाइल फ़ोन है, तो हम सबको इनकरेज करते हैं कि जो भी आपके सामने आपके फैमिली में किसी को हो रहा है उसको अगर रिकॉर्ड कर सकते हैं तो रिकॉर्ड करके लेके आएँ, क्योंकि मिर्गी के दौरे आमतौर पर क्लिनिक में नहीं होते हैं, बीच में कभी महीने बाद हुआ, 6 महीने बाद हुआ। अगर उसका वीडियो बन सकता है वो लेके आएँ और उसको दिखाएं, साथ में अच्छी तरह से बताएं। अब एक एक सिम्टम कई तरीके की बीमारी हो सकती है, ठीक है। जैसे आपने बोला कि अजीब कोई बिहेवियर में चेंज आ गया किसी का, वो मानसिक भी हो सकता है प्रॉब्लम, और मिर्गी भी हो सकता है किसी तरीके से। तो हम अपनी तरफ से जागरूकता ये बता सकता हूँ कि उसको आपने एक्यूरेटली या उसको बिल्कुल सही तरीके से उसको नोट करना है और आके बताना है। और बाकी अगर दौरा पड़े उस टाइम क्या करना है वो हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। जी, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, मिर्गी होने के कारण आप बता रहे थे, 2 कारण आपने बताए, आगे चोट के बारे में बताया था और आगे आप चर्चा कर रहे थे। हाँ, तो सारे तो नहीं लिस्ट कर सकते, पर मोटे मोटे जो ये कारण, जैसे ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया उसके कारण हो सकता है। हमारे यहाँ पे एक बड़ा कॉमन है जो सिस्टी सर्कस या टेप वर्म होता है ना पेट का, जी, उसके जो समझ लीजिए अंडा टाइप है, ब्रेन में जाके फिट हो जाता है, बहुत कॉमन है हमारे पूरे एरिया में। तो वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि उसका
रुकाव किया जा सकता है। अगर हम सफाई से खाने को पकाएं, कच्चे में होता है, कच्चा खाना जो पूरा बॉयल नहीं हुआ, पका नहीं है, और उसमें थोड़े हाथ गंदगी के, खासकर अगर उसमें फीकल कंटेमिनेशन है जैसे स्टूल का या लेटरिन का, तो उसके खेतों में जैसे अगर किसी ने किया तो वही जमीन में जो उग रही हैं चीज़ें वैसे कच्ची खा ली, उसमें ज़्यादा है। कई तरीके से होता है, लेकिन उसका जो अपनी तरफ से हम ध्यान रखने की जो मैं बता रहा हूँ कि उसमें सफाई से धो के, छील के अच्छी तरह चीज़ों को खाएं तो उससे कमी आ सकती है। और कुछ कारण कई बार जेनेटिक भी होता है, बट थैंकफुली बहुत ही स्मॉल परसेंटेज होता है जो जेनेटिक होता है। आम तौर पे जो रूटीन की जिस मैंने कारण जो बताए, ये आगे से आगे नहीं जाती हैं, बहुत थोड़ी प्रकार की होती हैं जो आगे जाती हैं। जी, और जैसे आपने कहा कि हमारे श्रोता जो फ़ोन कर रहे थे कि रिकॉर्ड कर लेना चाहिए मरीज़ को, ताकि एक्सपर्ट के पास जब जाए तो उन्हें आसानी हो कि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था असल में। तो वैसे क्या लक्षण देखे जाने चाहिए दौरे के समय? क्या लक्षण इस तरह से घर पे या कहीं पे हों तो कौन से मोटे तौर पर देखे जाते हैं मिर्गी स्थापित करने के लिए? सबसे जो कॉमन है लक्षण वो है बेहोशी होना। बेहोशी आम तौर पे मेजॉरिटी जो दौरे होते हैं उसमें किसी न किसी तरह की, चाहे कुछ सेकंड की हो, इनफैक्ट अगर कुछ सेकंड की हो रही है या कुछ मिनट की, 1-2 मिनट की, वो मिर्गी का ज़्यादा प्रतीक होता है जी। और उसके साथ गिर भी सकते हैं, झटके भी लग सकते हैं, दांत कट सकता है, मुंह से जीभ, झाग, और कभी ब्लड भी आता है अगर दांत कट गया, जीभ कट गई दांतों में आके, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से जब झटका लगता है तो ये कॉमन है। बाकी जो जैसे मैंने बताया कि जिसका आप एक्सप्लेन नहीं कर सके, जो सडन इज़ द वर्ड, के बिहेवियर चेंज तो कई मानसिक बीमारियों में भी होता है, वो लगातार रहता है जी। ये ज़्यादातर मिर्गी के ये थोड़े टाइम के लिए होता है, कुछ सेकंड कुछ मिनट के लिए सडनली बिल्कुल ठीक बैठे हैं और ये हो गया, फिर ठीक हो गया। चाहे वो बेहोशी थी, चाहे वो गुम हो जाना, चाहे वो झटका सा लगा है, ये अगर लक्षण है तो उसका टेस्ट जरूर होने चाहिए। जिससे स्थापित होता है कि ये मिर्गी का मरीज़ है, उसे सभी तरह के अधिकार हैं कि वो कार्य पे भी जाएगा, स्कूल भी जाएगा, कॉलेज भी जाएगा। मैंने शुरुआत में कहा था कि भ्रांतियां अभी भी हैं, स्टिग्मा अभी भी है। तो क्या लोगों को आप बताना चाहेंगे कि अगर किसी को मिर्गी का दौरा वर्क प्लेस पे पड़ता है या स्कूल में पड़ता है, खासकर वर्क प्लेस में तो इतनी समस्या नहीं आनी चाहिए क्योंकि लोग सभी को मालूम रहता है कि क्या किया जाना चाहिए, परंतु स्कूल में या फिर कॉमन प्लेस में कई बार अभी भी ये सूंघाओ या फिर उसके पास हवा नहीं आने देते, सभी घूम के चारों तरफ घेरा बना लेते हैं या फिर पानी पिलाने की कोशिश भी करते हैं। तो एक एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे जिस समय दौरा पड़ता है? ये बहुत अहम सवाल है। थैंक यू अश्विनी जी। इसको मैं 2 तरीके में लूँगा क्योंकि आपके 2 सवाल हैं। एक तो जो मिर्गी वाला है वो क्या क्या अलाउड है, क्या क्या नहीं अलाउड है। एक श्रोता ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं विनोद बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। जी विनोद जी, इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर परमप्रीत सिंह खरबंदा, प्रोफेसर न्यूरोलॉजी PGI चंडीगढ़, और मिर्गी एपिलेप्सी पर चर्चा कर रहे हैं। अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार विनोद जी, बताइए। सर मैंने पूछना था, जैसे मेरे फादर को भी एपिलेप्सी थी और 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं तक, जब तक मुझे भी सर जो मिर्गी के दौरे वगैरह पड़ते थे, तो क्या सर कोई चांस है आगे मेरे जो बच्चे हैं छोटे, उनमें भी कोई ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं कि उनमें भी वो चीज़ जो है आगे पाई जाएगी? देखो विनोद जी, इसमें 2 बात हैं। मिर्गी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, बहुत कॉमन बीमारी है, तो ये प्योर चांस भी हो सकता है कि एक फैमिली को 2 लोगों को हो जाए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये आपको जेनेटिकली आपके फादर से आई है, पर स्मॉल चांस होता है, बहुत थोड़ा चांस है। अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा चांस नहीं होता आगे से आगे जाने का, लेकिन आपको मैं इसका डायरेक्ट पूरा जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमें टेस्ट करना होता है। जब हमारे पास आता है तो हमें टेस्ट करके इस्टेब्लिश करना है किस टाइप की मिर्गी है। तो कुछ प्रकार की मिर्गी होती है जो एक से आगे जाने का चांस होता है। तो मेरा आपसे ये है कि अगर आपको मन में ऐसी बात है तो आके कभी चेक कराएं, तो हम आपके टेस्ट करके पहले डायग्नोस करेंगे इस टाइप की मिर्गी है। उसका चांस अलग होता है, जैसे किसी को दिमाग में चोट लगी है, किसी को ट्यूमर हो गया, किसी को स्ट्रोक हो गया, उससे मिर्गी है वो आगे नहीं जाएगी। तो ज़्यादातर मिर्गी आगे नहीं जाते हैं, बहुत ही थोड़ा परसेंटेज होता है जो आगे से आगे जाती हैं, पर पॉसिबिलिटी स्मॉल चांस हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कहना वो मिर्गी का पता करने के बाद ही आपको बता सकते। तो सर इसके लिए कोई कौन से टेस्ट है सर पता करने के लिए?
मैं आपको जनरली अगेन बता देता हूँ। पहले सबसे ज़रूरी आप मिलें, न्यूरोलॉजिस्ट को मिलें अपनी एज के हिसाब से, और जो स्पेशलिस्ट होते हैं मेडिसिन वाले, या प्रेफरेबली अगर आपके इतना कोई सवाल हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं। टेस्ट नॉर्मली जो होते हैं वो एक MRI, CT स्कैन कॉमन टेस्ट हैं, और एक EG होता है जो सिर पे तार लगा के जो अंदर जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनका जो सिग्नल्स हैं ब्रेन के न्यूरॉन्स के, उनको हम पिक कर सकें। ये हमारे 2 मेन टेस्ट होते हैं, होने को तो बहुत हो सकते हैं, पर ये 2 स्तंभ जो हमारे टेस्टिंग के हैं वो रेडियोलॉजी है, एक MRI, CT स्कैन और EEG। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि एक बार आप मिल के फिर कराएं। जी, धन्यवाद। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। हेलो जी, कौन साहब बोल रहे हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। सर मैं चंडीगढ़ से विनोद बोल रहा हूँ। जी, अभी भी विनोद जी से बात हो रही थी। विनोद, डॉक्टर परमप्रीत सिंह खरबंदा जी हैं हमारे साथ और एपिलेप्सी पर चर्चा कर रहे हैं। अपना सवाल पूछें। अपने सर एक बेटा है कि 22 साल के है, उसको सर 4 के साल के साथ जब से सर दौड़े पड़ रहे हैं, और सर यहाँ चंडीगढ़ हॉस्पिटल अपना PGI में उसको इलाज चल रहा था कि सर 2 साल तक तो सर ठीक था वो। उसके बाद सर फिर दोबारा उसको वही प्रॉब्लम होने लगी। तो उसके बाद सर उन्होंने दोबारा टेस्ट वगैरह कराए, CT स्कैन वगैरह और भी जो भी टेस्ट थे। तो सर उन्होंने कहा कि पहले की जो प्रॉब्लम थी इसकी वो हल हो गई, अब वो दौड़े की प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहा नहीं सर, जिस तरह पहले आता तो उसी तरह अभी भी आ रहा है। तो उन्होंने रिपोर्ट वगैरह दोबारा कराई, कहती सारी रिपोर्टें आपकी नॉर्मल, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा करना, इसको जब आएंगे ना दौड़े तो आप वीडियो बना के ले आना। बिल्कुल। तो उसके बाद सर मेरे पास उस समय सर छोटे फोन थे, बटन वाले सर, बड़े फोन थे नहीं जिसके पास भी हम जब तक जाए ना कि किसी का हम फोन लेके उसकी वीडियो बनाए, उतने टाइम तक सर 2, 3 या 4 मिनट जब तक सर उसका ठीक हो जाता है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो क्या सर पूछना उसके चाहते बाद हैं आप? सर समझ लो उन्होंने 3 साल का कोर्स किया सर। मैं 5-6 साल तक वहाँ, यानी 4 साल तक सर मैं वहाँ पर जाता रहा, टेस्ट वगैरह। हाँ, अपना सवाल बताइए, अपना सवाल क्या पूछना चाहते हैं? सवाल सर यही सर, उन्होंने एक इप्टोइन दवा चल रही थी, एक पत्ते वाली सर, अभी भी वो प्रॉब्लम हल नहीं हुई सर, यानी कभी हफ्ते में। तो आपका सवाल ये है कि आपके बच्चे के दौरे कंट्रोल नहीं हुए हैं। मैं समझ गया आपकी बात। तो इसमें 2-3 कारण हो सकते हैं। उसमें एक कारण ये है कि तकलीफ जो है गई नहीं है, पूरा कोर्स हो गया, कम कर लिया दवाई, दोबारा से दौरा आ गया, वो भी कारण हो सकता है। कई होते हैं दौरे जो कि कंट्रोल नहीं होते हैं, कम होते हैं, लेकिन 1/3 तकरीबन 30% लोगों में कई बार 1 या 2 दवाई से दौरे कंट्रोल नहीं होते हैं। तो वो एक और कारण होता है ना कंट्रोल होने का। तो उसको चेकअप होना ज़रूरी है। मैं आपके एग्जैक्ट बच्चे के बारे में तो बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए हमें आमने सामने बैठ के पूरा उसका हिस्ट्री लेना है, या वीडियो बना, नहीं भी बना वीडियो, मुझे मालूम है हर बार वीडियो बनाना, इस चीज़ का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। मैं सब मरीज को बोलता हूँ, अगर आपके पास फ़ोन है उस टाइम जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड कर लिए, नहीं है तो उसको देख लीजिए, उससे बात कीजिए मरीज से, सो आपको पता लगे मरीज को होश थी कि नहीं थी। तो ये भी काफ़ी कई बार रहता है। पहले तो नहीं मोबाइल फ़ोन थे, हम भी डायग्नोस करते, उसकी चिंता मत कीजिए। तो आप ये सारा कुछ आके फिर अगर आपका प्रॉब्लम नहीं हल हो रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप हमारे क्लिनिक में आके मिल सकते हैं। PGI में ही अगर आपका इलाज चल रहा है, सोमवार और शुक्रवार को जो मेरे दिन होते हैं, हाँ जी, उसमें आके OPD में मिल सकते हैं, तो हम वहाँ आपकी मदद कर पाएंगे और ज़्यादा डिटेल में। जी, धन्यवाद। ओके सर। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? धर्मवीर बोल रहा हूँ, गांधीनगर, दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से बोल रहे हैं आप। जी धर्मवीर जी, डॉक्टर परमप्रीत जी से सवाल पूछ सकते हैं। आप प्रोफेसर हैं न्यूरोलॉजी PGI चंडीगढ़ में। मिर्गी या एपिलेप्सी पे चर्चा कर रहे हैं। मिर्गी के बारे में पूछना है। मिर्गी का जो दौरा इनको पड़ता है तो ये क्या पूरी लाइफ रहता है क्या? ये डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो ये है। हमारे पड़ोस में सामने ही एक व्यक्ति को मिर्गी का दौरा शुरू से पड़ता आ रहा है, जिसकी वजह से वो एक बार अपने शरीर में से आग भी लग गई थी। तो काफी उसके बाद क्या मिर्गी के दौरे वाले व्यक्ति को, रोगी को क्या पानी से डर लगता है? वो व्यक्ति जो हमारे सामने पड़ोस में रहता है, वो डॉक्टर साहब, हमने कभी इसको नहाते हुए नहीं देखा, वो सिर्फ कपड़े ही बदल लेता है। क्या वो पानी से डरता है क्या? तो इसके पीछे ये क्या मिर्गी का दौरा और पानी आपस में दुश्मनी यही है क्या? धर्मवीर जी, 2 सवाल हैं आपके। एक तो लाइफ लॉन्ग का, तो ये मिर्गी, मैंने इस प्रोग्राम में अगर आप पूरा सुनेंगे तो बताया कि मिर्गी कई प्रकार की होती है। उसमें से ज़्यादातर जो दौरे होते हैं वो टाइम के साथ, वो हर एक मरीज़ का अपना टाइम है। किसी को 2 साल, 3 साल, 5 साल दवाई लेना, उसके बाद बंद होके दवाई पूरी कंप्लीट बंद हो सकती है। कुछ तरह के दौरे होते हैं, कुछ तरह के दौरे हैं, थैंकफुली कम है, जिनमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ सकती है, क्योंकि जब भी बंद करते हैं दौरा आ जाता है। तो कुछ लोगों को ये हो सकता है।
दूसरा आपका जो है पानी का ऐसा नहीं है, कुछ बहुत कम। आप टेक्निकल पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि कुछ तरह के दौरे नोट किए गए हैं जो कि हॉट वाटर एपिलेप्सी बोलते हैं। जब गर्म पानी सिर में डालते तो उस टाइम मरीज को दौरे होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। जो आमतौर की मिर्गी है उसको पानी से कोई ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, पर हम जब प्रिकॉशन बताते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए तो उसमें कई चीज़ें सेफ्टी के लिए बताते हैं कि जैसे पानी का टैंक है या पानी के नदी है, ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा मिर्गी के मरीज को दूर खड़े होना चाहिए कॉमन सेंस में कि अगर बेहोश होकर गिरता है तो चोट नहीं लगनी चाहिए। उसमें अजय आपने बताया आग लग गया, तो आग लगने का चांस हो सकता है अगर आप फायर बर्नर के हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जब हमारे पास मरीज आते हैं उनको हम प्रिकॉशन बताते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे रोगी को समाज की सुरक्षा के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति का एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत खराब एक्सीडेंट हुआ था। दिल्ली में लोहे का ब्रिज है, पुल है, उसमें से ये एक्टिवा पे जा रहा था, गाड़ी चलाते चलाते उसको दौरा पड़ गया। तो उसके सर देखिए, आप जब ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो आप एक फॉर्म भरते हैं और मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसे साइन करवा के सबमिट करवाते हैं। ये चर्चा का विषय नहीं है, हम मेडिकल से जुड़े हुए विषयों के बारे में बात कर रहे हैं। आपका फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं? सर मैं राजीव बोल रहा हूँ। जी राजीव जी, कहाँ से? पूछना चाहता हूँ सर, मैं मोहाली से बोल रहा हूँ। हाँ जी, प्रश्न पूछें अपना। हाँ जी सर, मेरे बेटे को ना नवंबर 2022 में मिर्गी का अटैक आया था। उसके बाद दवाई रेगुलर मेडिसिन चलती थी, बीच में थोड़ी शायद स्किप हुई, तो एक बार दोबारा फिर अगस्त 2023 में आया था सर अटैक। उसके बाद अभी तक नहीं आया है, रेगुलर मेडिसिन उसकी चल रही है। मैं जानना चाहता था ये मेडिसिन कितनी देर रेगुलर चलती है सर? ओके, अच्छा सवाल है, सबके लिए रेलेवेंट है। मैंने थोड़ा सा पहले बताया, दोबारा बता देता हूँ। एक तो जो दौरा है उसमें मेडिसिन लेने का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल टाइम पे लेना है और इसमें मिस नहीं करना। मिस करने का मतलब ये है कि कई बार दवाई 12 घंटे ही काम करती है, तो आप 2 बार दिन में ले रहे हैं, एक बार अगर मिस हो गया तो उसके जो अगले 12 घंटे हैं वो दरवाज़ा खुल गया दौरे के लिए, तो उससे दौरा पड़ सकता है। ना पड़े तो किस्मत अच्छी है, तो मेडिसिन मिस नहीं करना है, वो ज़रूरी है। अब जो हम टाइम गिनते हैं, जो कहते हैं 2-3 साल, ये लास्ट दौरे से होता है। अगर जैसे मुझे सुना जैसे 2023 में हुआ तो यूजुअली हम उससे टाइम गिनना शुरू करते हैं, लेकिन आपके बच्चे का एग्जैक्ट टाइम बताना मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने पहले बोला कि मिर्गी कई प्रकार की होती है। कईयों में 2 से 3 साल दवाई चलती है, कईयों में लंबी भी चलनी पड़ती है। तो कई बार ये होता है कि जिसको लंबी चलनी है वो एक दूसरे से सुन के 3 साल का इलाज होता है, अपने आप बंद कर देते हैं, फिर दौरा पड़ जाता है। ये जो सवाल है ये आपको अपने डॉक्टर से या न्यूरोलॉजिस्ट से, जिसको भी आप मिलते हैं, कि मेरे बच्चे के स्पेसिफिक केस में कितना देर चलेगी, वो सारा टेस्ट देख के पता लगेगा। ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जो ये लिसनर्स के कॉल्स आए उससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि अगर किसी वर्क प्लेस पे, कॉमन प्लेस पे या स्कूल में किसी को दौरा पड़ता है तो कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और आसपास के लोगों को क्या पता होना चाहिए? हाँ, इसको हम बात करते हैं फिर से, क्योंकि ये ज़रूरी है। इसमें कई गलत धारणाएं भी हैं, जैसे आपने खुद ही बताया कि मरीज़ के मुंह में पानी डालते हैं या उसका जो जबड़ा अगर टाइट होता है उसको खोलने का कोशिश करते हैं, जूता सूंघाते हैं। मोटी मोटी बात यह है कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन नुकसान ज़रूर हो सकता है। अगर दांत किसी का ज़ोर से बंद हुआ है मिर्गी के दौरे में, अगर उंगली डालेंगे तो उंगली कटेगी, आपकी कट सकती है, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। खोलने से ज़बरदस्ती उसको किसी को सीधा करने की ज़बरदस्ती दौरा रोकने की कोशिश, उसकी हड्डी टूट सकती है। और जूती सुखाने का तो कोई उसमें कोई लेना देना नहीं है। मुँह में पानी डालेंगे अगर मरीज़ जो बेहोश है उसके फेफड़े में जाके न्यूमोनिया बन सकता है। ये इनमें से कुछ भी नहीं करना होता है। करना क्या है जी? करना ये होता है कि उसको एक तो ऑब्जर्व करें, जैसे मैंने बोला कि आप डॉक्टर को बता सकें, और अगर बहुत ज़्यादा कोई आसपास नुकीली चीज़ें पड़ी हैं उसको साफ़ कर दें। हल्का सा अगर पॉसिबल है, बिना उसको कोई टेढ़ा मेढ़ा किए, साइड में अगर हो जाए थोड़ा तो झाग वगैरह निकल जाए तो वो कर सकते हैं। उसके बाद इसके ज़्यादा हम दौरे को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं, मैं उस पर आऊँगा अभी, पर जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका टाइमिंग है। नॉर्मल दौरा आधा मिनट, 1.5 मिनट और मे बी 2 मिनट तक चले। अगर कोई दौरा 2 मिनट से ऊपर चलता है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि ये उस तरह का दौरा है जो ये साइकिल में चला गया, जो अपने आप बंद ना हो। तो तैयारी करनी चाहिए, अगर डॉक्टर आ सकता है या आप डॉक्टर जाने के तैयारी करनी चाहिए। और 5 मिनट तक अगर दौरा नहीं रुका है
उसका अपने आप बंद होने के चांस कम हो जाते हैं। तो उस केस में हमें फिर उसको मेडिकल एड चाहिए, क्योंकि उसमें इंजेक्टेबल्स वगैरह देने पड़ते हैं। कुछ चीज़ें आ गई हैं, मैं इसके अब प्रिस्क्रिप्शन नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे नेज़ल स्प्रेज वगैरह आजकल आ गए हैं जिनको बहुत दौरे पड़ते हैं या बार बार पड़ते हैं, हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि पूरी तरीके से लेने होते हैं। वो घर में लिए जा सकते हैं जब दौरा बार बार पड़ रहा हो। बिफोर यू मीट द डॉक्टर, मिलने से पहले अगर टाइम है तो वो स्प्रेज हो सकते हैं, वो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे जी। पर वो अंडर प्रेस्क्रिप्शन ही लेने चाहिए, स्ट्रिक्टली। हाँ जी बिल्कुल, अपने आप नहीं जी। और मिर्गी के बीमारी में देखा जाता है कि कई बार लोग, और जैसे कहते हैं कि झोला छाप के चक्कर में भी पड़ जाते हैं कि यहाँ पे इलाज जल्दी हो जाता है, झाड़ फूंक से हो जाता है। तो उससे कैसे बचना चाहिए, क्योंकि आदमी की सेहत, आगे की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है अगर आप सही समय पर मेडिकल हेल्प ना लें, मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ना जाएं, एक्सपर्ट के पास ना जाएं। बिल्कुल है। इसमें तो जो आपने अपने आप ही जो जवाब दिए वो बिल्कुल सही है। हमें मेडिकल हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि टाइम पे अगर मेडिकल हेल्प नहीं मिलेगी, और ज़्यादातर बच्चों में होती है ये प्रॉब्लम, और बच्चों के पढ़ाई का टाइम होता है। हमारे पास कई बार लोग आते हैं जिनके दौरे महीने में 2-2 बार पड़ रहे हैं, स्कूल छुड़वा दिया, सब कुछ छुड़वा दिया, हम उनका 2 टेस्ट करके 1 गोली देते हैं, उनके दौरे रुक जाते हैं। फिर हमें भी दुख होता है, उनको भी दुख होता है, इतने साल हम आए नहीं। तो मेडिकल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। एज सून एज दौरा पड़े, एक बार आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी। डॉक्टर परमप्रीत सिंह खरबंदा, आपने बीच बीच में लिसनर्स के भी सवालों के जवाब दिए, तो एक तरह से डायग्नोसिस के बारे में भी बता दिया कि MRI और ये होता है। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए अंत में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सर्जिकल इंटरवेंशन कौन सी आजकल इसके लिए अवेलेबल है, मिर्गी कौन से प्रकार की है जिसमें सर्जरी से भी इलाज किया जाता है? तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ प्रकार की मिर्गी का आजकल सर्जिकल इलाज होने लगा है। इनफैक्ट मेरा जो स्पेशलाइज्ड एरिया है, जो अनकंट्रोल्ड एपिलेप्सी है, उसमें काम करते हैं, और उसका हम एग्जैक्ट जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं कहाँ से दौरा शुरू हो रहा है। उसमें मल्टीपल टेस्ट हैं, जो MRI EG तो है ही, पेट स्कैन, स्पेक्ट स्कैन, ये जो वीडियो EG करते हैं, दौरा रिकॉर्ड करते हैं। सो इससे हमें एग्जैक्टली पता है कि वो शरारती हिस्सा कौन सा है। फिर हम अपने न्यूरोसर्जन जो हमारी टीम के हैं उनको बता देते हैं, और वो जाके वो हिस्सा निकाल सकते हैं। सब में पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने बताया 100 में से 2/3 कंट्रोल हो जाएंगे, अराउंड 30% नहीं होंगे, उनमें से तकरीबन आधों का सर्जिकल इलाज हो सकता है। लेकिन ये जानना मरीज के लिए भी ज़रूरी है कि अगर उसको ऐसी एपिलेप्सी जो कंट्रोल नहीं है, एक बार ऐसे सेंटर में पहुंच जाएं जहां पे हर जगह नहीं होता है इलाज। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, और ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये इतना कॉमन नहीं है। कई बार हमारे जो बेसिक जो मेडिकल प्राइमरी प्रैक्टिशनर को भी नॉलेज नहीं होता है। तो ये हमें दिमाग में रखना है कि वो जो नहीं कंट्रोल्ड केस हैं उनमें आधे लोगों का सर्जिकल ही हो सकता है, और सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए तो उनका 70-80% तक चांस होता है कि उनके दौरे रुक जाएंगे। जी। आप चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि प्रिवेंशन किस तरह से हो सकती है? जैसे आपने कहा था कि फल सब्जियां वगैरह धो के खाई जाएं तो टेप वर्म वाला जो है, जो दिमाग में चला जाता है, उससे बचा जा सकता है। और कौन कौन से तरीके हैं कि आदमी पूरी तरह से स्वस्थ रहे, उसके आने वाले बच्चे स्वस्थ रहें? तो एक संदेश तो प्रिकॉशन का आपने कुछ बता ही दिया। तो चाइल्ड बर्थ के टाइम प्रॉपर जगह पे डिलीवरी कराएं, सो दैट जो डिलीवरी जहाँ प्रॉपरली नहीं होती है वहाँ पे बच्चे को सांस रुकने का चांस, उसके कारण काफ़ी कॉमन डैमेज होता है। सफाई का खाना मैंने बता दिया। बहुत ज़्यादा शराब की लत लगना, नशे लगना, इससे भी रिलेशन है मिर्गी का। एक्सीडेंट से है, इसलिए रोड सेफ्टी में प्रिकॉशन रखना। सो ऐसी कुछ चीज़ें जो हम अपने आप कुछ कर सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट संदेश एंड में देना चाहूँगा कि मिर्गी के प्रति जैसे भावनाएं हैं, कुछ गलत भावनाएं या कुछ स्टिग्मा जिसको बोलते हैं, वो मरीजों को आइसोलेट कर देता है, अलग कर देता है समाज से। तो ये समाज को भी समझना है और मरीज को भी समझना है। जैसे हमें कोई एस्थमा है, कोई और बीमारी है जिसका इलाज है, मिर्गी भी वैसा इलाज है। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है कि एक दूसरे के साथ किसी से अगर शादी होगी तो आपको उससे होगी, नहीं होगी। लेकिन इसके कारण काफ़ी लोगों की जैसे शादी नहीं होती या काम परिवर्तन, उनके जॉब एम्प्लॉयमेंट करते हैं। जो प्रिकॉशन है वो तो रखना है कि जैसे सेफ्टी अपनी रखनी है, पर ये लोग मोस्ट ऑफ द थिंग्स कर पाते हैं। रिस्की जॉब छोड़ के ऑफिस वर्क कर पाते हैं, स्कूल में जा सकते हैं। कई बार स्कूल में बच्चे बोलते हैं इसको स्कूल से निकाल लो। कई बार ये टीचरों को भी जानना चाहिए कि इनको चांस देना चाहिए, तो इसको एक दूसरे अन्य बीमारी की तरह ही ट्रीट करके उसका प्रॉपरली इलाज करना चाहिए। जी। डॉक्टर परमप्रीत सिंह खरबंदा, प्रोफेसर न्यूरोलॉजी, PGI चंडीगढ़, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे FM लाइफलाइन कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
आज के कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में तकनीकी सहयोग रहा अरुण बावा का। अब अश्विनी कुमार को आज्ञा दें। नमस्कार। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।